तो एक बड़ा खतरा दिखता है। और जब मैं कहता हूं तो कई लोग मुझे टोक रहे हैं, ईश्वर न करे उस तरफ जाए, लेकिन कई बार ये भी लगता है कि कहे न कहे लेकिन दुनिया कुछ विश्व युद्ध टाइप भी तो चल रहा है। रशिया यूक्रेन लड़ रहे हैं, इजराइल फिलिस्तीन लड़ रहे हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान लड़ रहे हैं, चाइना ताइवान लड़ रहे हैं, भारत पाकिस्तान के बीच भी संघर्ष युद्ध की स्थिति बनी हुई है, मिडिल ईस्ट पूरा का पूरा तबाह है, इजराइल ने गाजा को तबाह कर दिया है, फिर भी हमास के लोग जो बंधक बनाए तो पूरी तरह से छोड़े नहीं। अभी इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया और उनके जो टॉप 6 कमांडर्स थे उनको एलिमिनेट कर दिया। इतना प्रिसीशन के साथ मारा है कि जो बेडरूम में सो रहा था वो गया, जो टेबल पर बैठा हुआ मीटिंग के टेबल पर था वो गया। और कहा जाता है कि इसके लिए मोसाद ने, जो इजरायली खुफिया एजेंसी है, उसने तैयारी की थी कोवर्ट ऑपरेशन, यानी यहां का आदमी वहां लंबे समय तक रहे, उनके बीच में घुल मिल जाए, और उसने सारी सूचनाएं उनको दी, प्रिसीशन के साथ उन्होंने मारा। अब उनका नया सेनाध्यक्ष आ गया है ईरान का, IRGC का। लेकिन सवाल तो यही है कि क्या ये जो कुछ हो रहा है ये विश्व युद्ध की तरफ जाता दिख रहा है? इजराइल और नेतन्याहू क्या उस कट्टर इस्लामिक रिजीम जो दुनिया में परमाणु बम की धमकी दे रहा है, जिसको कह रहे थे कि लगभग 90% हमने तैयार कर लिया है, उन फैसिलिटीज को किया है? ये एक बड़ा सवाल है राइशोर। मुझे लगता है दुनिया के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात तो फिलहाल यही है। निश्चित तौर पर दुनिया के लिए भी चिंता की बात है, और हमें लगता है कि इस मौजूदा जो वैश्विक परिस्थिति है उसमें भारत की चुनौतियों को हम बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि हम किस तरीके के जो वैश्विक संघर्ष है उसके साथ साथ में बॉर्डर पर जो चीज़ें चल रही हैं और अंदरूनी तौर पर जो चल रही हैं उस पर भी नज़र रखेंगे। लेकिन इसराइल ने जो किया है वो तो खैर अद्भुत किया है। मतलब अगर सैनिक दृष्टि से, सैन्य दृष्टिकोण से कहा जाए, इसको लेकर हम तमाम सवाल और तमाम बातें उठाते रहेंगे। इसके साथ में कांग्रेस ने एक सवाल जरूर उठा दिया कि गाजा से जो है हमने अपने आप को अलग कर लिया। एक तो ये लोग गुट निरपेक्ष नीति की बात करते रहे, और जब यहाँ पर जब गुट निरपेक्ष हो गए तो उसमें दिक्कत हो रही पवन खेड़ा और पूरी कांग्रेस को। इस वक्त डॉक्टर एस जयशंकर ने लिखा कि दोनों देशों के, ईरान और इजराइल, दोनों देशों के विदेश मंत्री से उन्होंने बात की है, दोनों के फोन आए हैं। हम इससे बेहतर नीति क्या कर सकते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेंजामिन नेतन्याहू से बात हुई, उसके बावजूद वो कह रहे हैं कि हम दोनों देशों को शांति के लिए कह रहे हैं। ईरान भी हमारा मित्र देश है, लेकिन ये सच है कि हर हाल में हमारे साथ तो इजराइल खड़ा था। ईरान तो मुस्लिम उम्मा के नाम पर पाकिस्तान के आतंकवाद के साथ खड़ा था। फिलिस्तीन भले ही ने कहे, लेकिन हमास तो आतंकवादी संगठन के तौर पर ही व्यवहार करता है। और ये सब कुछ तब शुरू हुआ जब 2023 में हमास के आतंकवादियों ने इजराइल में घुसकर हमला किया, उनके लोगों को बंधक बनाया, उनकी महिलाओं को नग्न परेड किया। इस वजह से ये सब हुआ है। तो इसलिए ये समझना पड़ेगा कि शुरुआत कहां हुई। लेकिन एक ट्विस्ट है जिस पर मुझे लगता है कि जब हमने देखा तो बात करनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप इधर पाकिस्तान को सर माथे लेकर घूम रहे थे, और उन डोनाल्ड ट्रंप को भारत में कुछ लोग सर माथे पर लेकर घूम रहे थे। लेकिन अब मुझे ऐसा मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को ये पता था कि ये होने वाला है। बार बार वो लिख रहे थे, उन्होंने पोस्ट भी किया कि हमने 90 दिन का समय दिया था, 60 दिन का, आज 61वां दिन है जब हमला हुआ। वो कह रहे हैं कि ये जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो नहीं करना चाहिए था, बातचीत की टेबल पर आइए। और इजराइल कह रहा है कि हमने तो, जब हमारे सर्वाइवल का आ गया, एग्जिस्टेंस का प्रश्न आ गया, तो हमने किया। हो सकता है कि ये भी एक वजह हो कि चूंकि ईरान अभी युद्ध में जाएगा, तो पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक तौर पर एक बेहतर लोकेशन है। और जो उस वक्त आया था कि नूर खान एयरबेस पर अमेरिकी जो सेना है उसने कब्जा कर रखा है, तो क्या अमेरिका पाकिस्तान को अपने सैन्य ठिकाने पर पूरी तरह से ईरान के खिलाफ, और एक तरह से कहेंगे इजराइल के, जब इजराइल ईरान का युद्ध होगा या हो रहा है तो उसमें जितने देश आएंगे तो उसके बेस के तौर पर इस्तेमाल करना चाह रहा है? क्या उसकी वजह से वो जो पूरा इधर लग रहा था कि वो भारत के खिलाफ हो गया है? तो ये भी एक रणनीतिक तौर पर जरा सोचा जाना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि जिस तरह से ट्रंप लगातार पिट रहे हैं, ट्रंप की कोई भी बात हो नहीं रही है, तो उनको अपनी साख का भी संकट है। वो सर्वशक्तिमान, देश के सर्वशक्तिमान कुर्सी पर जरूर बैठे हैं, लेकिन वो सर्वशक्तिमान है, वो न पुतिन मानने को तैयार है, न शी जिनपिंग मानने को तैयार है, न नेतन्याहू मानने को तैयार है, न खामेनेई मानने को तैयार है, और तो और एलन मस्क मानने को तैयार कोई मानने को तैयार नहीं है। एलन मस्क भी मानने को तैयार नहीं। हालांकि दोनों में थोड़ा पैचअप हो रहा है। इधर देखिए, जब मिसाइल दागी जा रही है तो स्टारलिंक एलन मस्क कह रहे हैं कि स्टारलिंक की सर्विस हम ईरान में देंगे। हालांकि वो विद्रोह भड़काने के लिए है। हाँ बिल्कुल। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ मैं समझने के लिए भी और समझाने के लिए भी, बाकी बहुत समझदार हैं, लेकिन एक बात आप याद रखिए,
जब इज़राइल ने ईरान तक जाकर मार की है तो क्यों मार की है, इस चीज़ को समझिए। जो हमने कहा ना कि जो हमारे पास, जो हमारे ऊपर कोई आतंकवादी हमला होगा तो उसको हम मानेंगे वॉर। बिल्कुल। तो क्यों अब ये इज़राइल ने करके दिखाया है। अब सवाल ये है कि इज़राइल के समर्थन में पूरी तरीके से जो अमेरिका खड़ा हुआ है वो भारत के इस कृत्य पर कैसे उसके खिलाफ खड़ा कैसे होगा। खड़ा हो सकता इस यहाँ पर आप ध्यान रखिए, क्यों उसका तर्क क्या है कि भाई हुजी को आप खड़ा करें, हिजबुल्लाह को आप खड़ा करें, हमास को आप खड़ा करें, ये सब ईरान ने खड़ा किया, ध्यान रखिए आप। और इसकी जो जननी थी, जिस कोख से ये सारे आतंकवादी संगठन जन्म लिए थे, उनकी जो है कोख पर ही प्रहार किया इजराइल ने। और इजराइल ने जब प्रहार किया तो उसके बाद ईरान हमला न करे उसके लिए अमेरिका ने वीटो लगा दिया, कहा कि खबरदार ऐसी जुर्रत मत करिएगा वरना हम जो है हम हमला कर देंगे। तो इजराइल पर तो पूरी तरीके से जो इजराइल जो कुछ कर रहा है, गाजा पट्टी में कर रहा है, फिलिस्तीन में सब कुछ कर रहा है, वो कर रहा है इसलिए क्योंकि उसके लोगों के साथ इस तरीके का जो हुआ था मानवीय कृत्य, उस पर ये सारे देश न सिर्फ चुप रहे थे, ताली बजा रहे थे, और सोशल मीडिया पर उन सबको लेकर किस तरीके से उल्लास का माहौल बनाया जा रहा था। जब इजराइल ने रिटेलिएट करना शुरू किया, मारना शुरू किया, उसके बाद से सबको मानवता याद आ रही, उसमें भारत में बैठे लोगों को भी मानवता याद आ रही। कुछ लोगों ने यहाँ पर जो है फिलिस्तीन के बैग भी छपवा लिए थे। और अभी इसीलिए मुद्दा मैंने उठाया था जिस पे हर्षवर्धन ने बहुत विस्तार से कुछ बातें आपको बताई कि जब पवन खेड़ा या कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई ये डरपोक है, इससे हट गए, नहीं, यासर अराफात को आपने बहुत ज़्यादा सिर पर चढ़ाकर रखा हुआ था। मैंने पहले भी कहा था, पहला आतंकवादी घोषित किया गया था, उस आतंकवादी को आपने न सिर्फ मान्यता दी, और इसके साथ में क्या हुआ, जब पाकिस्तान का मामला आया तो वो किसके साथ खड़ा हुआ था। वो यहाँ पर ये बात देखनी पड़ेगी ना, राजीव गांधी ने उनको हवाई जहाज गिफ्ट में दे दिया था। ये सब चीजें आप लोग करते रहे और आप कहते रहे गुट निरपेक्ष, तो अभी गुट निरपेक्ष नहीं है, हम हर देश के सापेक्ष हैं, अपने हितों के अनुरूप उनके साथ में बात करेंगे। निरपेक्ष कैसे रह सकते हैं इस पूरी दुनिया में आप, जितना ये लोगों को थोड़ा स्पष्टता होनी चाहिए। आप जो भी ये सापेक्ष निरपेक्ष वाला, हाँ हाँ, भारत ने यूएन में गाजा में युद्ध विराम, एक तरफा युद्ध विराम पर एब्सटेन किया है। यानी ये था कि इजराइल सब कुछ बंद कर दे। हम भी एकदम मानवतावादी लोग हैं, हिंदू तो होता ही मूलता है, उदार है, मानवतावादी है, हम तो कहीं रक्त की एक बूंद नहीं चाहते, लेकिन अधर्म और अन्याय के खिलाफ तो हम योगेश्वर कृष्ण को मानने वाले हैं। उन्होंने तो कहा था कि अपने भी लोग सामने हैं और अगर अधर्म और अन्याय है तो लड़ना ही पड़ेगा। इजराइल जो कुछ कर रहा है, आप उसके स्केल पर, आप उसकी इंटेंसिटी पर चाहे जो सवाल खड़ा करें, लेकिन वो कर क्यों रहा है, क्योंकि उसके ऊपर हमला हो रहा है। कर क्यों रहा है, क्योंकि उसके अस्तित्व को संकट है। और जो नेतन्याहू ने कहा कि वर्ल्ड वॉर 2 में हमने 6 लाख लोगों को गंवाया है, अपने कुल 60 मिलियन लोग जो है, 60 लाख लोग, 60 मिलियन लोग जो है उस वक्त मारे गए थे। तो अब ये संख्या जो है वो कह रहे नेवर अगेन, दोबारा हम ये नहीं होने देंगे। भारत ने यूनाइटेड नेशंस में जो एब्सटेन किया, वो क्या कहा कि भाई दोनों पक्ष बात करें, उसके बाद युद्ध विराम कर ले। तो तरीका तो यही होता है, हम युद्ध विराम कर ले। जैसे इसको उदाहरण के तौर पर समझिए, हम युद्ध विराम कर दें और पाकिस्तान दागता रहे तो हम क्या छोड़ेंगे, क्या दौड़ा के मारेंगे, पीटेंगे उसको फिर से। यही इजराइल कर रहा है। ये चूंकि नहीं कर रहे थे ना पहले, हाँ, तो पहले ऐसा नहीं कर रहे, पहले नहीं कर रहे थे। वो 26/11 में उसने घुस के मारा, बिल्कुल कहने में बुरा लगता है, हाँ, हमारी सेना मारा, मतलब देश की आर्थिक कैपिटल पर मारा। दिल्ली में बम विस्फोट किए, राजस्थान में बम विस्फोट किए, गुजरात में विस्फोट किए, बनारस में किए, अयोध्या में किए, कहां कहां नहीं किया भाई। उसके बाद भी आप नहीं कर पाए, और अब जब किया जा रहा है तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इजराइल ने जो किया है ना, भारत के परिप्रेक्ष्य में आपको उसको ऐसे समझना पड़ेगा, पाकिस्तान ने अपना बजट बढ़ा दिया और पाकिस्तान ने अपना सेना का बजट बढ़ा दिया है। नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा, लेकिन फिर भी आप सोचिए कि भी क्या कर लेगा। हाँ, क्योंकि आप आंकड़े अगर देखें, उसके पास मतलब हमारा सेना का 6 लाख करोड़ का बजट है, उनका 5 लाख करोड़ का बजट टोटल है, उसमें उन्होंने बजट बढ़ाया, लेकिन मंशा तो दिखा दी ना, ये बता दी ना। क्योंकि एक बात ध्यान रखिए, कितने हमारे जो सेना अध्यक्ष हैं, जो हमारे नेवी चीफ हैं, वो किस तरीके के मकानों में रहते हैं, उनका ब्रिगेडियर भी किस तरीके के मकानों में रहता है। तो वो तो पूरा आतंकवादी देश है। लेकिन ये हमारी चिंता इसीलिए है ना हर्षवर्धन, कि वहां पर जो है पाकिस्तान बजट बढ़ा रहा है और इसके साथ में पूरी दुनिया में इस तरीके की परिस्थिति बनी हुई, चाइना उधर है, तुर्की है उधर है, अब इधर आप देख लीजिए कि बांग्लादेश की एक समस्या हमारे सामने खड़ी हो रही, और यहाँ पर जो है लगातार हमारे देश में शांति के पहले कबूतर उड़ाए जाते हैं, जब बागनखा दिखाया जाता है तो फिर उसके बाद कहा जाता है कि ये क्यों दिखा रहे हो, और उसके बाद जब अपने लोग को एक अघोषित और बिल्कुल अमर्यादित और बहुत लंबे युद्ध की तरफ जाने से बचाया जाता है तो कहा जाता है कि डर गए।
बिल्कुल। तो कुल मिला के इन सब परिस्थितियों में जनता को ये जानने का हक है कि आखिर वैश्विक परिस्थितियां क्या है और हम किन चुनौतियों से जूझ रहे हैं। और हम जब बात कर रहे हैं तो ये मोदी, राहुल गांधी या केजरीवाल या अखिलेश यादव किसी की बात नहीं कर रहा हूं, हम अच्छा। जूझ रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा।